हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस पलामू में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने 20 क्वेश्चन का सीरीज चलाया था। बिहार एसएससी, रेलवे, जितना भी एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये 20 क्वेश्चन का सीरीज है। भले ही 20 क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसका मतलब है ये हर ऑप्शन को डील करूँगा और हर ऑप्शन को आपको बताऊँगा कि मतलब चारों ऑप्शन यानी 20 क्वेश्चन है, यानी आपको समझिए कि ऐसा 60 से 70 क्वेश्चन मिलने वाला है। बस दोस्तों, धीरज रह के हर एक बात को सुनिए। आपको उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर आपको याद होगा। तो दोस्तों, चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन करता है कि आवर्त सारणी के पिता किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल का पिता किसे कहा जाता है, मतलब कौन है? तो ऑप्शन ए है डोबेराइनर, बी मेंडलीफ, न्यूलैंड्स और मोसले। तो दोस्तों, इसका आंसर जाने वाला है मेंडलीफ। कौन है? मेंडलीफ। मेंडलीफ ही क्यों दोस्तों? सबसे पहले आवर्त सारणी के बारे में डोबेराइनर ने बताया, लेकिन डोबेराइनर को उतनी ख्याति नहीं मिल पाई कि जितनी अच्छे तरीक़ा से मेंडलीफ ने तत्वों को सजाने का प्रयास किया, वो भी परमाणु संख्या के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया था दोस्तों। तो इसीलिए मेंडलीफ को आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है। इन्होंने पूछेगा कि मेंडलीफ ने कब दिया था ये अपना पीरियोडिक टेबल? 1869 में। फ्रेंड्स, कब दिया था इन्होंने? 1869 में। बोलेगा कि मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी दिया था, ये मतलब जर्मन पत्रिका में कब छपा था? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। 1872 में। कब छपा था? 3 सालों के बाद 1872 में छपा था। ये मेंडलीफ रूस के रहने वाले वैज्ञानिक थे। अब मेंडलीफ को अच्छा माना जाता है। इन्होंने पीरियोडिक टेबल, देखिए इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, इन्होंने इतनी दृढ़ निश्चय के साथ बोला था कि आने वाले दिनों में पीरियोडिक टेबल में और तत्व खोजे जाएंगे, और उसके लिए इन्होंने खाली स्थान छोड़ा था। जिस खाली स्थान का इन्होंने एका नाम रखा था। जैसे एका एल्युमिनियम का जगह किसने लिया था वर्तमान में? गैलियम ने। तो दोस्तों, अगर इतना अंदर से बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा, जो वीडियो आप देखेंगे नहीं। इससे बेहतर है कम ही बताया जाए, जो आपके लिए सटीक हो। वही अगर पूछेगा कि डोबेराइनर ने बोलेगा कि डोबेराइनर ने कब दिया था, तो डोबेराइनर ने अपना पीरियोडिक टेबल के बारे में इन्होंने 1817 में, कब इन्होंने बताया था? 1817 में फ्रेंड बताया था। इन्होंने पूछेगा कि क्या दिया था, तो इन्होंने ट्राइक नियम दिया था या त्रिक के नियम, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यानी 3 तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया था, जिसका नाम रखा त्रिक। इसीलिए इसे त्रिक का नियम भी कहा जाता है। बोलेगा कि न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया था? अष्टक सिद्धांत। इन्होंने कौन सा दिया था? अष्टक सिद्धांत दिया दोस्तों। पूछेगा कब दिया था, तो एनसीईआरटी के अनुसार 1864 में। इन्होंने कब दिया था न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत? 1864 में। यहीं अगर मोसले पूछेगा कि मोसले ने अपना कब दिया था, तो 1913 में। फ्रेंड्स, कब दिया था मोसले ने अपना? 1913 में दिया था दोस्तों। मोसले की खासियत क्या है? मोसले ने परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया। ठीक है दोस्तों, यही मोसले, इसलिए आज तक 1913 से लेकर आज 2023 है। 2023 तक लगभग 100 सालों से आप समझिए हम लोग इसी का फॉलो कर रहे हैं। जितना 100-110 साल जो भी हो रहा है, इतना मतलब फॉलो हो रहा है। तो बोलेगा कि यही मेंडलीफ ने जिस समय तत्वों का वर्गीकरण कर रहा था, उस समय उसके समय कितने तत्व थे? टोटल 63 तत्व थे। कितने? 63, यानी 63 थे। उसके समय कितने आवर्त वर्ग थे? 7 वर्ग और 9 आवर्त। दोस्तों, याद कैसे रखेगा? 7 गुना 9 कीजिएगा, 9 सते 63, यानी 63 तत्व, 7 आवर्त, 9 वर्ग। मोसले के समय तो अभी प्रेजेंट में देख रहे हैं 118 तत्व है। डोबेराइनर के समय 31 तत्व थे डोबेराइनर के समय। न्यूलैंड के समय 56 तत्व है। ऑप्शन पहला नंबर क्वेश्चन दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है न्यूलैंड के समय तत्वों की संख्या कितनी थी? तो अभी मैंने बताया कितने तत्व थे इसके समय, तो दोस्तों 56 तत्व थे। यही बोलेगा डोबेराइनर के समय कितना था? 31 तत्व थे। मेंडलीफ के समय 63, मोसले के समय 118। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में किसने तत्वों को सजाया था? अभी इसका भी मैंने आपको बता दिया, मोसले। कौन था इसका ऑप्शन? कौन हो जाएगा? मोसले। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान, यानी बोलेगा कि सबसे क्षार किसमें क्षारता सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में। इसका पीएच मान बोलेगा कितना होता है दोस्तों? पीएच मान इसका होता है 14। कितना होता है? 14। यहीं अगर बोलेगा रक्त का पीएच मान कितना होता है, ये ब्लड का हो जाएगा 7.4। ब्लड का कितना होता है? 7.4 होता है। यहीं दूध का बोलेगा मिल्क का कितना होता है? मिल्क का होता है 6.4। यहीं पूछेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है? MgOH का, MgOH के होल 2 का कितना होता है?
कितना होता है दोस्तों? तो इसका बोलेगा 10.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बॉक्साइट किसका अयस्क है? यही अगर पूछेगा कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, थोड़ा अभी गेस कीजिए क्वेश्चन को। ये सोना चांदी सोडियम एल्युमिनियम। तो दोस्तों इसका आंसर कौन होने वाला है? एल्यूमिनियम। बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? एल्युमिनियम का। Al2O3 इसका क्या होता है? Al2O3 ये बॉक्साइड का सूत्र है। तो बोलता है एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो बॉक्साइड होता है। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? बॉक्साइड होता है दोस्तों। यहीं अगर सोडियम का पूछे तो NaCl क्या होता है इसका? NaCl। सोडियम का क्या होता है? NaCl मुख्य अयस्क के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? मीटर। क्या होता है? मीटर। यानी कि विस्थापन की दूरी आपको पता होना चाहिए कि विस्थापन 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, यानी कि प्लस माइनस की ओर चलता है। लेकिन यहीं अगर पूछेगा कि दूरी प्लस में होता है कि माइनस में, इसका आंसर क्या होगा? हमेशा प्लस में। क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। वहीं अगर बोलेगा मीटर प्रति सेकंड किसका होता है? ये चाल का और वेग का दोनों का होता है। चाल और वेग दोनों का होता है दोस्तों मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 1 मीटर किसके बराबर होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 1 मीटर किसके बराबर होते हैं? 1 मीटर। तो बोलता है 1 मीटर किसके बराबर? आपको पता होगा दोस्तों कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। कितना होता है? 1 माइक्रोन बराबर। अब यहीं से दोस्तों अगर पलट दिया जाए कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, तो इधर अगर आएगा तो बटा में हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10⁻6। तो इसमें ऑप्शन में देखिए तो 10⁻6 है कहीं, तो आंसर कौन हो जाए होने वाला है इसका? इसका आंसर होने वाला 10⁻6 माइक्रोन। कितना होगा? 1 मीटर बराबर 10⁻6। थोड़ा उल्टा है, ये ग्रुप डी का पूछा हुआ है 2018 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या बोला जाता है? कार्य करने की क्षमता को क्या बोला जाता है दोस्तों? ऊर्जा। क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोला जाता है। यही बोलेगा कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। क्या होता है? वाट। दाब का क्या होता है? पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, यदि किया गया कार्य शून्य हो तो बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होगा? तो सबसे पहले इसके लिए जानना होगा कि W बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। क्या होता है दोस्तों? एफ एस कॉस थीटा। आपको पता होना चाहिए एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा का मतलब क्या होगा? इसमें एफ एस कॉस थीटा यानी थीटा का इसमें वैल्यू अगर हम करते हैं 90 डिग्री करेंगे तो कितना होगा? 0 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा पूरा के पूरा। यानी वर्क हमें क्या मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है। तो बोला किया गया कार्य अगर शून्य होगा तो मतलब कितना इसमें मान हम रखेंगे कि मतलब दोनों के एंगल के बीच एंगल कितना बनेगा? तो हम बोलेंगे कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों? 0 होता है। तो यहाँ बोल रहा है कि किया गया कार्य यानी कि W को हमको 0 करना है, तो यहाँ 90 डिग्री रखना पड़ेगा। तो बीच का बल और विस्थापन के बीच के कोण कितना होगा? 90 डिग्री। कितना होगा दोस्तों? 90 डिग्री। तब तो जाकर 0 होगा मेरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? गेस कीजिए कहाँ होगा? बोध गया, पाटलिपुत्रा, लुम्बिनी, वैशाली। कहाँ आंसर होने वाला है इसका? तो इसका आंसर होने वाला लुम्बिनी। कहाँ होने वाला है? लुम्बिनी होने वाला है दोस्तों। ये पूछेगा लुम्बिनी वर्तमान समय में पड़ता कहाँ है? तो ये लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है दोस्तों। अगर पूछेगा क्वेश्चन मुझसे ही ICR के एग्जाम में पूछा कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में होता है, लुम्बिनी नेपाल में कहाँ पड़ता है? पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। तो दोस्तों बिहार के उत्तर में पड़ता है लुम्बिनी, बिहार से सटा हुआ है। तो कहाँ पड़ता है? नेपाल के दक्षिण साइड में। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? दक्षिण साइड। यही पूछेगा कि बोध गया में क्या होता है? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति, जिसे एशिया का स्तंभ, प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। किन? महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। इन्हें ऐसा कहा जाता है, इनकी मृत्यु कैसे हुई? तो एक कोई जाति के चमार था, वो मतलब ऐसा बोला जाता है कि सुअर खिला दिया था इन्हें, इस सुअर का मांस, इसलिए इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? दोस्तों मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? ये कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? यूनान का। क्वेश्चन पूछा हुआ है कहाँ का रहने वाला है? यूनान का रहने वाला है। इसके पुस्तक का नाम पूछेगा तो नाम क्या है? इंडिका। नाम क्या है इसका पुस्तक है दोस्तों? इंडिका नाम है इसका पुस्तक का। पूछेगा नाम क्या है? इंडिका नाम है। ये किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का स्थापना कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके? इसका मंत्री कब था? चाणक्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री कौन था? चाणक्य था। अब दोस्तों पूछेगा वेनसांग, बोलेगा वेनसांग किसके दरबार में आया था? वेनसांग यानी हम किसका डील करने वाले हैं? ऑप्शन नंबर सी का, वेनसांग। इसके समय कौन आया था दोस्तों? वेनसांग। इसके समय आने वाला यात्री कौन था? वेनसांग था दोस्तों। वेनसांग ऐसा समझिएगा। इसको हटा लेते हैं, उसके बाद आराम से लिखते हैं।
इसके समय आने वाला व्यक्ति कौन था? वेनसांग। वेनसांग। इसके समय इनका जन्म कहाँ होता? महात्मा बुद्ध को इसके समय यानी चंद्रगुप्त मौर्य यानी मेगास्थनीज के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। ये हर्षवर्धन के समय कौन आया था? वेनसांग। वेनसांग। वेनसांग आया था। कहाँ के यात्री था दोस्तों? चीन का। इसे राजकुमार यात्री भी बोला जाता है वेनसांग को। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन आया था? ये भी फाहियान। कौन आया था इसके समय? फाहियान आया था दोस्तों, याद रखिएगा। ये सब एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। कौन आया था? फाहियान। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जातक। बोलता है जातक पवित्र ग्रंथ किस धर्म का है? जातक पवित्र। जातक में मिलता क्या? बौद्ध धर्म की पूर्व जन्म की कहानियां हैं, यानी बुद्ध भगवान की पूर्व जन्म की कहानियां किस में है? जातक में है। किस में? जातक में है। बोलेगा जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर। कौन थे इनके अंतिम तीर्थकर? महावीर थे दोस्तों। 24वें तीर्थकर ये थे। कौन थे? 24वें तीर्थकर। इनसे पहले कौन से? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो झारखंड में एक समेत शिखर पड़ता है या पार्श्वनाथ की पहाड़ियाँ, उसी पे ऐसा बोला जाए जैन धर्म के बहुत से अनुयायी यहाँ पे रहे थे झारखंड में। नेक्स्ट दोस्तों ने क्वेश्चन है दोस्तों बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब हुई थी? ये बोस्टन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बोस्टन शहर पड़ता कहाँ दोस्तों? यूएसए में पड़ता है। बोस्टन एक बंदरगाह था। आपको पता होना चाहिए कि यूएसए भी कभी ना कभी किसका गुलाम रह चुका है? इंग्लैंड का। तो इंग्लैंड यहाँ था। तो बोस्टन की चाय पार्टी, आप नाम सही सुन रहे हैं, चाय यानी कि अनेक देशों से चाय कहाँ बेचने जाता था? अमेरिका, इंग्लैंड, अमेरिका में इतना और बहुत महंगी चाय देता था। इसीलिए इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन की चाय पार्टी घटना हुआ। इस घटना में हुआ था क्या दोस्तों? अमेरिका वालों ने कहा कि हमें चाय नहीं चाहिए, आप अपना चाय वापस ले जाओ। इसलिए जितने भी चाय की बोरियाँ थी सब के सब समुद्र में फेंक दिया गया। इसी को जाना जाता है बोस्टन की चाय पार्टी। इसमें बहुत से अमेरिकी वासियों को जान भी गया था, क्योंकि बहुत वहाँ पे गोली चलने लगा था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बोस्टन की चाय पार्टी आपको याद हो गया। कब? 16 दिसंबर 1773। कहाँ? यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भारत एक संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य, आपको पता होगा लोकतांत्रिक दिवस गणराज्य मतलब गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है भारत में? ये मनाया जाता है 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, इसीलिए भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में 26 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये ऑप्शन 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? भारत मतलब इंडिया क्या हुआ था? इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ था। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सबको पता। इंडिया और पाकिस्तान क्या हुआ था? अलग, बंटवारा दोनों का हो गया था इस दिन। यही बोलेगा कि 26 नवंबर का क्या हुआ था? इस दिन संविधान निर्माण हुआ था। क्या हुआ था? संविधान निर्माण। संविधान मतलब इस दिन संविधान का निर्माण किया गया था दोस्तों। संविधान निर्माण 26 नवंबर को। लेकिन 26 नवंबर को निर्माण हुआ था, लागू 26 जनवरी 1950 को। 30 जनवरी को ऐसा क्या हुआ था? 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी गोली मारकर। ठीक है, नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी, वो भी कन्फ्यूजन में नहीं, मतलब कन्फ्यूजन में गोली मार दिया था, लेकिन जो किया गलत किया दोस्तों। 30 जनवरी को इसीलिए हम लोग क्या मनाया, भारत में मनता है शहीद दिवस। शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। क्या मनता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन उम्मीद करता हूँ ये चारों ऑप्शन आपको अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों वीवीआई मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। प्रारूप समिति या इसी को ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोला जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी। इसमें कितने सदस्य थे दोस्तों? 7। कितने सदस्य थे? 7। कब बन के तैयार हुआ? कब बना था? 1947। कब बना था? 1947 को बना था दोस्तों। बी.आर. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। इसमें कितने सदस्य थे? 7। इसका काम क्या था? संविधान निर्माण करना। ऐसे संविधान सभा के भी सौंपा गया था संविधान। प्रारूप समिति स्पेशली संविधान का निर्माण की थी। यहाँ पे बोलेगा कि भारत में लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है? तो पटेल जी को। किन्हें बोला जाता है? सरदार पटेल जी। बापू किन्हें कहा जाता है? गांधी जी को बोला जाता है। चाचा किन्हें कहा जाता है? नेहरू को बोला जाता है। लोग प्यार से मतलब बच्चे थे, छोटे बच्चे, वो क्या बोलते थे? चाचा इन्हें बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद को कहते हैं? दोस्तों देखिए, संवैधानिक उपचार एक ऐसा उपचार है जिसे बी.आर. अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा था। इसे हृदय और आत्मा, हृदय और आत्मा किसने कहा था? ये
BR अम्बेडकर जी ने। हृदय और आत्मा किसे बोले थे? संवैधानिक उपचार को। ये किस आर्टिकल में पड़ता है दोस्तों? तो 32 में। ये इसलिए कहा था क्योंकि जितने भी भारत के 6 प्रकार के मूल अधिकार है, इस मूल अधिकार को बचाने का काम कौन करती है? संवैधानिक उपचार। क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट जो होती है और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत ये दोनों मिलकर मूल अधिकार को बचाने का काम करते हैं। इसीलिए BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हृदय और आत्मा कहा था। इसमें 5 प्रकार के रिट जारी होते हैं दोस्तों, बंदी प्रत्याक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छा लगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है? बॉम्बे हाई, सबसे पहले जानिए दोस्तों कि भारत में देखिए बॉम्बे हाई किस लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारत में पेट्रोलियम सबसे पहले कहाँ पे आया था? भारत में पेट्रोलियम सबसे पहले 1901 में कहाँ आया था? डिगबोई। यह डिगबोई कहाँ पड़ता है? असम में। डिगबोई असम, डिगबोई असम में आया था। सबसे पहले तेल का खोज यहीं हुआ था। यहीं अगर आपसे बोलेगा कि कोयला धनबाद, आपको पता है कि धनबाद ये है क्षेत्र झारखंड में जो कोयले के लिए जाना जाता है। इसे कोयले की राजधानी भी धनबाद को कहा जाता है। धनबाद में जगह पड़ता है झरिया, जो कोयल फील्ड के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछे दोस्तों, ये सबसे पहले विश्व में कहाँ पे पेट्रोलियम का खोज हुआ था? ये USA में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? USA में। जगह का नाम था पेंसिल्वेनिया। आपको याद रखिएगा, लिखने की अभाव है थोड़ी सी। तो 1859 में सबसे पहले USA पेंसिल्वेनिया। 1901 में डिगबोई असम में। भारत में बोलेगा तो बॉम्बे हाई किस लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम के लिए। लेकिन यहीं आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम कहाँ से निकलता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम दोस्तों ये निकलता है बॉम्बे हाई से निकलता है। आपको पता है कि परमाणु रिएक्टर भारत में कितने हैं? 7। परमाणु रिएक्टर की संख्या कितनी है? 7। जैसे आपसे पूछेगा काकरापारा हो गया, कैगा हो गया, कल्पक्कम हो गया, कुंडलकुलम हो गया, रावत भाटा हो गया, ये सब क्या है? भारत के मतलब परमाणु रिएक्टर है। जो कुल संख्या कितनी है? 7। ये भी एग्जाम में पूछा कि परमाणु रिएक्टर की संख्या कितनी है? भारत में 7 है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बना था? तो इसके लिए हम पहले ट्रिक लिखेंगे दोस्तों, खुद आप ही बताइएगा। इसका ट्रिक है भीरू राज दुबे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। ये बी से क्या हो गया? बोकारो, रूस से रूस। तो बोकारो स्टील प्लांट है जो भारत में किसके सहयोग से बना है? रूस के सहयोग से। बोकारो कहाँ पड़ता है? ये झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भिलाई भी से भिलाई कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। ये भी किसके सहयोग से बना है? रूस के सहयोग से। नेक्स्ट है राज यानी राउरकेला। र से क्या हो गया? राउरकेला। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। दू से दुर्गापुर, अब ब से ब्रिटेन। दू से दुर्गापुर, ब से ब्रिटेन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत में बना था दोस्तों, जो चला था पहला 51 से 56 और दूसरा चला था 56 से 61 चला था। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर है? आपको स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए। भीरू राज दुबे के दे रहे, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्योंकि समझाने के लिए हमको कुछ लिखना पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या रहा है कि पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह। तो सबसे पहले इसमें हम भारत की नक्शा बना लेते हैं छोटा सा। ये भारत की है, थोड़ा ख़राब है दोस्तों, मैनेज कर लीजिएगा। चलिए, इधर से हमको काम है, इधर से तो है ही नहीं। ये भारत है। देखिए, इस साइड को क्या बोलेंगे? पश्चिम। इस साइड को क्या बोलेंगे? पश्चिम। इस साइड को क्या बोलेंगे? पूरब। यही पूछ रहा है। आपको पता होगा दोस्तों, इस साइड को क्या बोलते हैं? यहाँ जो है इसे अरब सागर, इधर क्या है? बंगाल के खाड़ी, नीचे क्या है? दक्षिण हिंद महासागर है दोस्तों। तो इस साइड को पश्चिम है, यानी अरब सागर के सटने वाली होंगी मतलब बंदरगाह इधर बंगाल के खाड़ी से। तब देखेंगे दोस्तों, एक बंदरगाह पड़ता है यहाँ कांडला। कौन सा बंदरगाह है? कांडला, जिसे मुक्त व्यापार बंदरगाह भी कहते हैं। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पड़ेगा कांडला बंदरगाह? गुजरात में पड़ता है। ये भी पश्चिम में हो गया। नेक्स्ट आते हैं मुंबई बंदरगाह। ये बोलेगा मुंबई बंदरगाह की खासियत क्या है? मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, वो भी प्राकृतिक बंदरगाह है। ये भी पश्चिम में पड़ गया। या इसके बाद आइएगा मार्मुगुआ बंदरगाह। यहाँ कोची बंदरगाह कहाँ पड़ता है? केरल में। कहाँ पड़ेगा? केरल में। ये भी पश्चिम तट का बंदरगाह हो गया। इधर आइएगा चेन्नई बंदरगाह है, कामरूप बंदरगाह है, यहाँ पे तूतीकोरिन है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है। इधर आइएगा पारादीप बंदरगाह है, यहाँ है कोलकाता बंदरगाह। अभी देखिए दोस्तों, आप खुद छांट सकते हैं इसमें। इस साइड वाला को क्या बोले? पूरब, इधर को पश्चिम बोले। तो यहाँ पे हो गया कांडला बंदरगाह, यहाँ हो गया मुंबई बंदरगाह, यहाँ हो गया कोची बंदरगाह,
यहाँ कोची बंदरगाह, इधर आइएगा तो विशाखापट्टनम, ये हो गया कोलकाता, ठीक है। तो कोलकाता बंदरगाह, तो इसमें आप खुद छांटिए कौन आंसर होने वाला है, विशाखापट्टनम। पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन है, विशाखापट्टनम। बोलेगा कि विशाखापट्टनम की खासियत क्या है, ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। लेकिन बड़ा बंदरगाह कौन, मुंबई। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। सबसे कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह। याद रखिएगा। नदीमुख बंदरगाह कौन बंदरगाह को, कोलकाता बंदरगाह को, क्योंकि ये ऐसा बंदरगाह है जो नदी पर स्थित बंदरगाह, इसे नदमुख बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो ये दोस्तों लेह में। कहाँ होती है, लेह में होती है। देखिए लेह कहाँ जानता है, लेह क्या है, लद्दाख की राजधानी। लेह क्या है, लद्दाख की राजधानी है। लद्दाख के देखिए ये बर्फीला एरिया, बर्फीला, आपको पता है कि पानी गिर, जहाँ वर्षा होती है वहाँ भाप बनना चाहिए। ये बर्फ़ है, भाप बनता नहीं है तो पानी गिरता नहीं है, इसीलिए सबसे कम वर्षा कहाँ होती है भारत में, मतलब लद्दाख में होती है। ये बीजापुर कहाँ पड़ता है दोस्तों, कर्नाटक में। बीजापुर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। और दिल्ली क्या है, दिल्ली में तो आपको पता है लोटस टेम्पल है, कुतुब मीनार है, लाल किला है, जामा मस्जिद है, बहुत सी। लौह स्तंभ कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, बहुत सारी मतलब दिल्ली की खासियत है। नोएडा यहाँ पे दिल्ली में बहुत मतलब फेमस हो गया, दिल्ली में नोएडा। जैसलमेर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। बोलेगा राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन है, जैसलमेर। कौन है, जैसलमेर, भारत मतलब वहाँ का सबसे बड़ा जिला। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके, दोस्तों ब्रिटेन से। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। पूरा वीडियो देखें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे भी बेहतरीन वीडियो आपको बना के दूँ। दोस्तों मैंने जो बोला था शुरुआत में कि 20 क्वेश्चन नाम का है, लेकिन आपको 60 क्वेश्चन हुए कि नहीं हुए दोस्तों, आप उम्मीद खुद समझदार है। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।